देश की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन परीक्षाओं में अगर बात की जाए तो यूपीएससी की जाती है और 24 मई को देखा गया कि देश भर में 5.5 लाख के आसपास जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं वो प्रीलिम के एग्जामिनेशन के लिए अपीयर करते हैं। सेंटर से जब बच्चे बाहर आते हैं सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर करते हैं और बच्चों का कहना यह है कि इस बार का जो प्री का पेपर आया बहुत कठिन आया, लीक से हटकर आया, थका देने वाला आया और ख़ास तौर पर हिंदी भाषी विद्यार्थी और क्षेत्रीय भाषी विद्यार्थियों का कहना है कि भाषा के कारण पेपर उनके लिए बहुत कठिन हुआ। मैं इस समय दिल्ली के मुखर्जी नगर में हूं, जिसे यूपीएससी कोचिंग का हब भी कहा जाता है और मेरे साथ कुछ यूपीएससी एस्पिरेंट भी जुड़ चुके हैं जिनके हाथ में मैं आपको दिखाना चाहूँगा प्री का क्वेश्चन पेपर पकड़ रखा है जिन्होंने, और जिनसे हम बातचीत कर जानना चाहेंगे कि कैसे जो इस बार का प्री का पेपर था कठिन है, लीक से हटकर है, क्योंकि सोशल मीडिया में देखा जा रहा है कि बहुत से जो विद्यार्थी हैं इस एग्जामिनेशन को लेकर, प्री के पेपर को लेकर जो है अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। तो सर, देखा गया कि इस बार सोशल मीडिया पर जैसे ही पेपर ख़त्म होता है बहुत से विद्यार्थी अपनी बात रखते हैं। वो कहते हैं कि पेपर बहुत कठिन था, थका देने वाला था, लीक से हटकर था। बहुत प्रश्नों को लेकर भी वो बहुत सवाल उठाते हैं कि प्रश्नों का जो चयन किया गया वो कैसे किया गया। कैसे आप इसको देखते हैं सर? सब देखिए, सबसे पहली बात तो ये रही कि पेपर बिल्कुल लीक से हट के था। यहाँ पर क्या था, जैसे पहले क्या होता था 3-4 साल पहले तक जो चीज़ें थी, जो प्रश्न थे वो किताबों से आते थे, लेकिन अब क्या बात हो गई है कि कंटेंट किताबों का रहेगा, जैसे संविधान के ही प्रश्न रहेंगे, लेकिन उस पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। जैसे कि इस बार एक्स वाई करके कुछ सवाल है कि एक्स ने ऐसा कहा, आर्टिकल 13 पे वाई ने ऐसा कहा। अब उसको लेकर इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है कि इसका सही उत्तर क्या होगा, कि अभी तक बड़ी बड़ी कोचिंगों वालों ने इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं बताया। कुछ कोचिंग वाले दूसरे आंसर बता रहे हैं, कुछ कोचिंग वाले दूसरे आंसर बता रहे हैं। इसके अलावा अब एक बात ये रह गई है कि जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके टफ होने का एक अलग अलग नेचर है। जैसे कि इतिहास, यहाँ पर इतने खतरनाक फैक्ट पूछे गए हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स हैं, जो सामान्य किताबों से बाहर हैं। साइंस में पूछा गया, इतना डीप एप्लीकेशन पूछ लिया गया है कि अगर किसी को क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइंस या जो भी टेक्नोलॉजी आ रही हैं, अगर वो बहुत डीप में नहीं पता है किस तरीके से इनका एप्लीकेशन होता है, वो सवाल नहीं कर पाएगा। इसके अलावा जो करंट का क्वेश्चन था वो भी डीप कॉन्सेप्चुअल था। पेपर लेंदी बिल्कुल था, लास्ट टाइम से लगभग इस बार 10 पेज ज़्यादा छपे हुए हैं, तो हम इससे ही समझ सकते हैं। कई क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें केवल 2-2 क्वेश्चन एक पेज पर थे। इसके अलावा जो भाषा का स्तर था, अब क्या हो गया है, क्षेत्रीय भाषाओं और हिंदी भाषी लोगों के लिए इतनी टफ हो गया है भाषा का स्तर कि उसको समझ पाना, उसको कम्युनिकेट कर पाना वो बड़ा मुश्किल है। ऐसे में क्या होता है ना कि जो टाइम है वो बढ़ जाएगा और पेपर जो है और लेंदी हो जाएगा। कुछ अगर आप क्वेश्चंस बता सकें, हमें दिखा सकें, जिनको लेकर आप कह रहे हैं कि भाषा शैली जिनकी आपको लगता है टफ हैं, क्वेश्चन के चयन को लेके आपको लगता है कि उस सिलेबस से बाहर थे, जीएस से हों या सीसैट से हों क्वेश्चन? आप जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्या है कि जनरेटिव एआई का जो ट्रांसलेशन जो हिंदी है वो है प्रजनक कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक ना, सॉरी कृत्रिम मेधा। यहाँ पर एक चीज़ ये है कि इस प्रकार की जो शब्दावली होती है ये कभी पढ़ने में आती ही नहीं है। अच्छा, बहुत अगर व्याकरणिक स्तर पर देखेंगे तो जनरेटिव एआई के लिए प्रजनक कृत्रिम मेधा शब्द भी जो है वो बहुत प्रासंगिक नहीं जान पड़ता है। इसके अलावा जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको ये दिखाऊंगा, हिंदी में लिखा हुआ है कोटि, जबकि वहीं इंग्लिश में लिखा हुआ है रैंक। अब हिंदी वाले के पास इतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि सबको टाइम तो इक्वल ही मिल रहा है, हिंदी वाले के पास इतना टाइम नहीं होता कि इसको भी अटेम्प्ट, इसको भी पढ़े, इसको भी पढ़े। तो ऐसे में क्या है कि जो ट्रांसलेशन सीसैट में हुआ है वो बहुत ज़्यादा टफ है। सीसैट में मेनली 2 चीज़ें आती हैं, एक तो क्या न्यूमेरिकल होता है जिसमें रीजनिंग और मैथ होंगे। मैथ के क्वेश्चन इतने ज़्यादा लेंदी थे कि उनको सॉल्व करने में एक सवाल 5-5 मिनट 6-6 मिनट लग रहे हैं। जैसे कहा तो ये जाता है कि कक्षा 10 के स्तर का इसमें जो मैथ है वो होगी, लेकिन हमें नहीं लगता है कि कक्षा 10 का कोई भी जो टॉपर होगा वो इसको सॉल्व कर पाएगा। दूसरी समस्या कॉम्प्रीहेंशन के साथ है। कॉम्प्रीहेंशन की भाषा इतनी ज़्यादा टफ है, इतनी ज़्यादा क्लिष्ट है और इतनी ज़्यादा क्लासिकल है कि उसको समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। इवन कि मैं हिंदी माध्यम से हूँ, लेकिन कई बार क्या है कि किसी भी पैराग्राफ के सेंस को समझने के लिए मुझे रेफरेंस लेना होता है इंग्लिश का भी। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि मुझे एक बार हिंदी का पढ़ना होगा और उसकी एग्जैक्ट मीनिंग समझने के लिए मुझे इंग्लिश का ही पढ़ना होगा। तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि जो समय है इसकी कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और ऐसे में फिर क्या है, क्वेश्चन के गलत होने की संभावना भी बढ़ जाती है, क्योंकि ओवरऑल तो 2 घंटे सबको मिलना है। कुछ जर्नल स्टडी से आप क्वेश्चन हमें बता सकें कि जो आपको लगता है कि कॉन्सेप्ट या सिलेबस से बाहर आए हो? देखिए, एक तो जैसे सबसे बड़ी बात है कि प्रीलिम्स का कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है, ठीक ना। तो लेकिन यहाँ पर इसके बाद भी एक समस्या ये होती है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा अप्रासंगिक हैं। जैसे मैं आपको अभी एक दिखाऊंगा कि
बस एक मिनट। हाँ, जैसे ये देखिए, ए है 71 क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है, अभियान का नाम है संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियान, UNMIL MINURCAT। मतलब इसका मतलब ही नहीं समझ में आता है। अगर अभियान का पूरा नाम भी लिखा हो तब भी चीज़ें समझ में आती हैं। आप एक शॉर्ट फॉर्म चीज़ों का कर दे रहे हैं कि जिसका कोई रेफरेंस ही नहीं है। मतलब इस तरीके की चीज़ें कहीं पढ़ने लिखने में आती ही नहीं हैं। और मेनली फिर मैंने वही कहा कि जो क्वेश्चंस हैं, जैसे जो ह्यूमैनिटी वाले सब्जेक्ट रहे हैं, यहाँ पर जो प्रश्न है बहुत ज़्यादा टफ हैं। इनकी तुलना में जो साइंस वाले प्रश्न हैं वो तब भी कठिन कम हैं। वो एप्लीकेशन बेस्ड हैं। अगर आपको टेक्नोलॉजी ठीक से समझ है, आप कर पाएंगे वहाँ पर, तो आप क्वेश्चंस निकाल लेंगे। तो कहीं ना कहीं आपका कहना है कि जो पेपर था ह्यूमैनिटी के बच्चा जो है, आर्ट्स बैकग्राउंड का बच्चा, उसके हिसाब से टफ है, और पर जो बच्चा साइंस एंड टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड का, उसके लिए आसान बनाया गया। हाँ बिल्कुल, हम एक सेंस में इसको कह सकते हैं। क्योंकि क्या है, देखिए कंटेंट में तो हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन भाषा इतनी ज़्यादा कठिन हो जाती है कि जो क्षेत्रीय भाषाओं वाले लोग हैं, जो हिंदी भाषाई वाले लोग हैं, इनके लिए प्रश्न को समझ पाना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे ठीक है, क्वेश्चंस एक मान चलिए कोई क्वेश्चन है, उसका 2 संस्करण है, एक हिंदी इंग्लिश, क्वेश्चन एक ही हैं, लेकिन जो हिंदी वाला है उसकी भाषा इतनी कठिन हो जाती है जिसकी वजह से जो प्रश्न का स्तर है वो अपने आप और कठिन हो जाता है। और यहाँ पर क्या होता है चीज़ें, अब एक तो जैसे एक ट्रेंड इस बार का ये निकाला जा सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी रहें कि जो आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं वो ज़्यादा कठिन है साइंस की तुलना में, लेकिन हम इस पर विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जो भाषा है, जो एक जायज़ मुद्दा है, हम बिल्कुल उस पर अपनी तरफ से एक अपील करना चाहते हैं कि भाषा का स्तर वही बनाकर रखा जाए कि जो कि ऑथेंटिक किताबें हैं, जो आधिकारिक किताबें हैं, जो आधिकारिक इनके डॉक्यूमेंट्स सरकार के होते हैं, उनमें जिस स्तर की भाषा प्रयोग होती है या आम चाल चलन की में जो भाषा का प्रयोग होता है, जो एकेडमिक्स में यूज होता है, जो यूनिवर्सिटी में यूज होता है, जो अभी तक हम पढ़ के आ रहे हैं भाई, BA MA हाई स्कूल इंटर, वहाँ पर जिस भाषा का प्रयोग होता है उसी प्रकार की भाषा का प्रयोग यहाँ पर भी हो। हमारी एक बहुत जायज़ मांग है, क्योंकि ये जो भाषा है ना, ये हमारे लिए इतनी अननोन होती है कि इस प्रकार की भाषा हम मान चलिए कोई भी एक विद्यार्थी जो 2 साल 3 साल कहीं कोचिंग करता है, वहाँ पर भी भाषा प्रयोग में नहीं आएगी। कोई टेस्ट सीरीज करता है, टेस्ट सीरीज की जो भाषा होगी वो भी इतनी क्लिष्ट नहीं होती है, वो भी इतनी क्लासिकल नहीं होती कि समझ से परे हो। तो इसलिए भाषा वाले मुद्दे पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। आपको कितने साल हो गए सर यूपीएससी की तैयारी करते हुए? कितने आपने अटेम्प्ट दिए? प्री मेंस का क्या हिसाब किताब? मैं लगभग इसमें 7-8 साल से जुड़ा रहा, और बीच में क्या रहा, कुछ पारिवारिक स्थितियों के कारण मैंने जॉब भी की। तो मैं जॉब भी इसी एसोसिएटेड कुछ इंस्टीट्यूट्स थे, मैंने वहाँ पर जॉब भी की। तो मुझे जो है छात्र जीवन में भी अनुभव रहा कि किस तरीके से समस्याएं होती हैं। इसके अलावा जो कंटेंट बनता है वो किस तरीके से उनकी पॉलिसिंग होती है या किस तरीके से वो चीज़ें क्रिएट की जाती हैं, इसका भी आइडिया है। मैंने अभी तक क्या, लास्ट ईयर मेरा CSET डिस्क्वालीफाई रहा, इस बार भी मेरा CSET एकदम बॉर्डर पे है और जहाँ तक मैं बाहर हो जाऊँगा। जबकि मेरा पिछली बार भी लगभग 2.5 क्वेश्चन ज़्यादा है, जो GS का मैं EWS कैटेगरी से हूँ, उसकी जो कट ऑफ थी, और इस बार कम से कम 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन मेरा ज़्यादा GS में रहेगा, जबकि मैं CSET में बाहर हो जा रहा हूँ। जो सबसे बड़ी समस्या ये रही है कि अगर मैं कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने जाता हूँ तो उसकी भाषा इतनी कठिन है कि उसको पढ़ने के लिए मुझे इंग्लिश का भी रेफरेंस लेना होगा, जिसके कारण मुझे ज़्यादा समय लग रहा है। अगर मैं मैथ करने जा रहा हूँ, जैसा कि कहा गया कि ये हाई स्कूल के लेवल का मैथ होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाई स्कूल के लेवल का मैथ है, उसको अगर मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ तो वहाँ पर क्या है, टाइम इतना ज़्यादा लग जा रहा है कि अंतिम में क्या है, मुझे समय ही कम पड़ जा रहा है और मेरे क्वेश्चन छूट जा रहे हैं। तो अभी देखा गया इस एग्जामिनेशन को लेकर बहुत से जो एस्पिरेंट्स थे वो सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि सबसे मुश्किल अभी तक का जो प्रीलिम्स था वो रहा है। कैसे देखते हैं आप? मुश्किल था, बहुत मुश्किल था जैसे सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि हमें ये देखना चाहिए कि जो हम पेपर करा रहे हैं किस उद्देश्य से करा रहे हैं। अब जो CSET का पेपर है, ये सामान्य बौद्धिक क्षमता कह दीजिए या एक न्यूनतम कट ऑफ आप पार कर लीजिए। अब इसको आप इतना कठिन बना दें कि IIM के लेवल का हो जाए, कैट के लेवल का हो जाए, तो फिर तो भेदभाव है, सीधे सीधे भेदभाव है। दूसरा ये है कि अब जैसे बात करते हैं, अब मान लीजिए हमारा घर कहाँ है, आप में से किसी को नहीं पता होगा, तो क्या हम इस आधार पे कह सकते हैं कि आप बुद्धिमान नहीं हैं? ये आधार हो सकता नहीं हो सकता है। कम से कम आप जो परीक्षा करा रहे हैं उससे रिलेटेड चीज़ें रखिए, उससे कॉन्सेप्चुअल रखिए। ये बताइए कि हमारी न्यूरोपाथ या हमारी बौद्धिक अभिक्षमता कितनी की GS के पेपर को हम अपने तर्क के आधार पे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि इसी क्वेश्चन की बात है, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियान, अब इसका क्या मतलब है, अब बताइए ना ये न्यूज़पेपर में मिला, ना ये किसी ऑफिशियल वेबसाइट पे आया है। अब ये कहिए कि जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं उनकी मैगजीन के किसी 2 पेज पे आया है, कितने बच्चों की पहुंच है वहाँ तक?
कुछ और क्वेश्चंस अगर आप हमें दिखा सकें जो आपको लगता है कि कंसेप्ट से बाहर आए, सिलेबस से बाहर आए, या जिनकी भाषा शैली मुश्किल। देखिए, जहाँ तक यूपीएससी की बात है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा कर दिया गया कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो अपने लाभ के लिए जब पेपर ऐसे आते हैं ना, आप उनका इंटरव्यू लेंगे तो बोलेंगे यूपीएससी है, अनप्रिडिक्टेबल है, बहुत विश्वसनीय संस्था है, कैसा भी क्वेश्चन है, तुम्हारे में दम हो तो करके दिखाओ। वो बार बार कहेंगे, हर बार कहेंगे, इस बार भी कहेंगे, क्योंकि उनको अपना मार्केट चलाना है। लेकिन एक बार स्टूडेंट के नज़रिए से भी तो देखिए, आपने जो पैटर्न दिया हमने उसको फॉलो किया, सिलेबस जो आपने दिया है मतलब डिफाइन तो नहीं है, बट ठीक है, पॉलिटी की बात है थोड़ा पॉलिटी पढ़ लिए, हिस्ट्री की बात है हिस्ट्री पढ़ लिए, लेकिन उसमें आप क्या दिखाना चाह रहे हैं कि हम ऐसा देंगे आप करके दिखाओ? ये तो एकदम बेतुका बात है ना, कोई तर्क ही नहीं है। तो ये मेरे साथ यूपीएससी के कुछ एस्पिरेंट जुड़े हुए थे जिन्होंने प्री का पेपर हमें दिखाया, हमें समझाया कि कैसे जो इस बार प्री का पेपर है इतना कठिन आया। भाषा शैली को लेकर उन्होंने बड़े सवाल खड़े किए, और कई बच्चों का भी कहना है कि बहुत से जो सवाल थे वो सिलेबस से बाहर थे, क्योंकि यूपीएससी देश का सबसे कठिन एग्जामिनेशन माना जाता है। तकरीबन देखा जाता है कि 8 लाख के आसपास लोग इसका फॉर्म भरते हैं, 5 से 6 लाख के आसपास जो लोग हैं इसके प्री के एग्जामिनेशन के लिए आते हैं। मेंस तक देखा जाता है 10 से 15 हज़ार बच्चे रह जाते हैं, और इंटरव्यू आते आते 3,000 बच्चे रह जाते हैं, और बाद में कुछ ही जो 100 बच्चे हैं वो सफल होते हैं, यूपीएससी की परीक्षा पास करते हैं, अफसर बनते हैं। पर उनका सबसे बड़ा सवाल ये कि इस साल जो प्री का पेपर बनाया गया वो कैसे बनाया गया, क्या देखा गया जब क्वेश्चंस का चयन किया गया, किस हिसाब से किया गया, और साथ ही जो भाषा थी, खास तौर पर जो क्षेत्रीय भाषा के लोग हैं या हिंदी भाषी लोग हैं, उनका भी बड़ा सवाल ये है कि जो इस पेपर को सेट किया गया किस हिसाब से सेट किया गया, क्योंकि उसने इस पेपर को इतना लेंदी बना दिया कि बच्चों को पहले हिंदी में पढ़ना पड़ा, फिर इंग्लिश में पढ़ना पड़ा, और कुछ सवाल तो ऐसे थे जो बच्चों ने कभी सुने भी नहीं थे और ना उस कंसेप्ट के बारे में वो जानते थे। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी एक समस्या ये रही कि जो परीक्षा पद्धति है वो इस प्रकार से हो गई है कि इसमें अब समावेशिता नहीं रह गई है। जो एलीट क्लास है, जो अभिजात वर्गीय लोग हैं, उनको यहाँ पर ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा, जबकि जो ग्राउंड से आ रहे हैं, जो वास्तव में गरीबी झेल कर आ रहे हैं, केवल गरीबी पढ़ते नहीं हैं, उनको क्या होगा, यहाँ पर नुकसान हो रहा है। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ कि ऐसे लोग जो गाँव से आ रहे हैं वो पंचायती राज व्यवस्था को बेहतर जानेंगे, स्वास्थ्य की क्या समस्याएं हैं, मनरेगा में क्या करप्शन है, वो बेहतर जानेंगे उनको। लेकिन यहाँ का जो परीक्षा पद्धति है इसकी वजह से वो बाहर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक हाईली एक्यूरेसी वाली मैथ आनी चाहिए, उनकी लैंग्वेज पे बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो गांव देश के जो क्षेत्रीय बच्चे हैं उनको यहाँ पर भारी नुकसान हो रहा है, जो एलीट क्लास है उसको यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। जबकि क्या है कि जो गाँव देश से आने वाले लोग हैं, इनको जो सामाजिक समस्याएँ हैं, जो देश की वास्तविक समस्याएँ हैं, ये खुद गरीबी जी करा रहे हैं। तो ऐसे में क्या है, इस मुद्दे पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ठीक है हमारा सफ़र तो यहीं तक रहा भाई, इसके बाद अपना यूपीएससी से बाय बाय हो गया। लेकिन जो आगे के बच्चे आ रहे हैं, आयोग से भी हमारी यही गुजारिश है, सरकार से भी यही गुजारिश है कि परीक्षा पद्धति को इस प्रकार बनाइए कि इसमें समावेशिता बनी रहे। हर बार कोई 400 लोग आईएएस बनते हैं, उनमें कोई एक आईएएस बन गया, उसको ऐड कर दो, उसको क्या है किसी कॉर्पोरेट जगत को बहुत फ़ायदा हो जा रहा है। उससे बेहतर है कि वास्तविकताओं से टकराइए। परीक्षा पद्धति इसकी जो प्रक्रिया है इसको इस प्रकार से रखिए कि किसी के साथ भी बायसनेस ना होने पाए, यहाँ पर किसी की अपनी पृष्ठभूमि की वजह से उसका नुकसान ना होने पाए। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, अगर यहाँ पर जितनी बेहतर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर जो ग्राउंड है वो इक्वल रखो। क्योंकि यहाँ पर एक नुकसान ये हो रहा है ना, जैसे मैंने बताया कि जो एलीट क्लास लोग हैं वो कभी पंचायती राज नहीं जानते, वो कभी आंगनवाड़ी नहीं जानते, वो कभी मनरेगा नहीं जानते, उन्होंने कभी देखा नहीं, किताबों में पढ़ा हुआ है। जबकि हमें जानते हैं कि हमारी जो लर्निंग्स होती हैं वो अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम उसको जी रहे हैं, तो हम बेहतर समझ पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पास स्किल नहीं थी, बस हम इसलिए आज बाहर हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक मैथ की एक्यूरेसी नहीं थी, हमारे पास क्या था कि हमको बहुत अच्छी अंग्रेजी नहीं आती थी। इस वजह से बाहर होना मतलब वास्तव में दर्द भरा रहा। मेरा अंतिम अटेम्प्ट रहा, चीज़ें समाप्त हुई, लेकिन हाँ मैं चाहूँगा, जी मेरा अंतिम अटेम्प्ट था, समाप्त हो गया। पिछली बार मैं सीसेट से बाहर रहा और इस बार भी मैं सीसेट से ही बाहर हो रहा हूँ, जबकि दोनों बार मैं एक ठीक ठाक मार्जिन से मैंने जीएस क्वालिफाई कर लिया था। जबकि वास्तव में क्या रहा, अभी मैं 2 महीने पहले यूपी का मेंस लिख कर आ रहा हूँ। मेंस में मेरी स्थिति बेहतर होती, लेकिन क्या रहा कि यहाँ पर वही जो ग्राउंड है वो सभी के लिए बराबर नहीं है, जो रूल्स हैं वो सभी के लिए इक्वल नहीं है। इसलिए हम बाहर हो रहे हैं, क्योंकि हमें इंग्लिश बहुत बेहतर नहीं आती, हम बहुत एक्यूरेट नहीं है मैथ में। जबकि आप जो बेसिक एबिलिटी के सवाल हैं, एथिक्स के पूछिए, इकोनॉमिक्स से पूछिए, जीडीपी जीएनपी का पूछिए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट को लेकर पूछिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें हम बताएंगे। इवन कि जैसे सीसेट को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या है, 2 चीज़ों पर मैं बहुत ध्यान से इस पर मेंशन करना चाहूँगा। एक तो भाषा का स्तर वही सीसेट में भी बना के रखें, वो भाषा
जो भाषा हर कोई पढ़ता है। इसके अलावा जो मैथ है, मैथ को वास्तव में अगर आप कहते हैं कि 10 के लेवल की ही मैथ है तो 10 के लेवल के ही बना कर रखिए। इसका एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। मेंस में क्या है कि इंग्लिश क्वालिफाइंग का भी पेपर होता है, उसको कभी भी कोई क्षेत्रीय भाषा का आदमी रहा हो, हिंदी माध्यम का स्टूडेंट रहा हो, कोई समस्या किसी की तरफ से नहीं आई, क्योंकि उसका नेचर क्वालिफाइंग होता है। जबकि जो CSAT है ये डिसक्वालीफाइंग है, ठीक ना, ये बायसनेस है इसमें। और ये क्या है, एक अच्छे एस्पिरेंट को भी बाहर करता है। क्यों? क्योंकि उसको बहुत अच्छी अंग्रेजी नहीं आती, उसको बहुत अच्छी मैथ नहीं आती, और क्या है कि जो इलीट क्लास से डिजर्व नहीं करता है या इलीट क्लास में अपने आप को पाता नहीं है। सर मैं प्रतापगढ़ यूपी। कितने साल से तैयारी कर रहे सर अभी 3 साल हो गए मैं, और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। हैं? कैसा गया फर्स्ट अटेम्प्ट? सर शॉकिंग था, और मतलब अप्रत्याशित जिसे कह सकते हैं। जिस हिसाब से GS के क्वेश्चंस आए और उसकी क्लिष्ट हिंदी शब्द इतनी, हिंदी मीडियम छात्र होने के बाद भी वो हिंदी समझने में ऐसा लग रहा था कि मतलब समझो कि आप पहाड़ टूट जाए सामने से। इतनी क्लिष्ट हिंदी, मैंग्रोव आया था, उसकी हिंदी समझ में नहीं आई, उसको देखना पड़ा। और इतनी लेंदी पेपर कि 1-2 घंटे में तो ऐसे लग रहा था पेपर पूरा पढ़ ही नहीं सकता इंसान। और टफ तो ऐसा था कि जैसे कोई हुआ ही नहीं सिलेबस के बाहर। लोग भाषा को लेकर तो कह रहे हैं कि भाषा ने पेपर को बहुत लेंथी बना दिया, पर सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन भी थे, उस पर भी लोग सवाल खड़े करें कि कंसेप्ट से बाहर जो यूपीएससी का सिलेबस उससे बाहर सवाल आए। सर सबसे बड़ी बात है, जैसे PT के सिलेबस में हमारा इथिक्स नहीं है, और इथिक्स के क्वेश्चन उसमें डाले जा रहे हैं, पबैट के क्वेश्चन डाले जा रहे हैं, और पॉलिटी के ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे अब या रीजनिंग कह लो, या उसको बोल दो कि इथिक्स के से रिलेटेड कि उसका कुछ पता नहीं चल रहा है, XY Z ये उसका कोई मतलब कुछ सर समझ ही नहीं आया कि ये पॉलिटी का क्वेश्चन है कि आप इथिक्स इसमें जोड़ के पूछ रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, कुछ उसमें पता ही नहीं चला। और CSAT का पेपर आपको कैसा सर लगा? उसका analysis? CSAT का भी सर लेंदी था, और जिसमें से CSAT में इस बार ये हुआ कि सर जो पैसेजेस थे उसके संख्या कम कर दिए, और आपका रीजनिंग तो समझिए गायब ही कर दिए, मैथ का बढ़ा दिया, मैथ इतना ज़्यादा कर दिया कि जो बच्चे मैथ नहीं पढ़े हों 10th-12th में उनका तो निकलना मुश्किल ही है। अच्छा, हाँ। जबकि कहा जाता है कि 10th लेवल तक का जबकि कहा जाता है 10th लेवल का, और सर 10th लेवल छोड़िए, 12th लेवल छोड़िए, ये तो जैसे IIT IIM वाले के लेवल का क्वेश्चन था। अब जो PCM से नहीं होंगे उनके लिए तो कुछ नहीं है, फिर ये पेपर ही है। और साथ ही कहा गया कि इस बार पॉलिसी को लेकर कम और इतिहास को लेकर जो सवाल है बहुत डीप आए, सर बहुत अंदर के सवाल की, मतलब जो बाहर के ही हों सिलेबस। सब पॉलिसी को लेकर जो था 1-2 सवाल जो आए वो भी 2024 के करंट का, जैसे सागरमाला परियोजना पूछा वो 2024 का, ठीक है 1-2 क्वेश्चन आए। और जैसे आपने कहा इतिहास का, इतिहास में वो भी मॉडर्न हिस्ट्री तो कुछ नहीं, एंशिएंट हिस्ट्री में इतने डीप क्वेश्चन कि हमको अब एक क्वेश्चन के लिए ऋग्वेद पढ़ना पड़ेगा कि ऋग्वेद की कौन सी नदियाँ थी, कौन से क्या डिवाइड करके निकली, यमुना अलग हुई या सिंधु अलग हुई, क्या हुई कैसे, अब उसके लिए हम ऋग्वेद पढ़ें सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए। तो सर टफ तो बहुत था, बहुत ज़्यादा डीप था। एंशिएंट हिस्ट्री से ऐसा क्वेश्चन था कि हम लोग कभी बुक में देखे भी नहीं होंगे कि हाँ ये ऐसा है कैसा है। आपका नाम और आप कहाँ से और कितने समय से आप तैयारी कर रहे हैं सर यूपीएससी की? मेरा नाम कौस्तुभ वाजपेयी है, और मुझे तैयारी करते करते तीसरा साल है ये मेरा तैयारी करते हुए, और मेरा सेकंड यूपीएससी अटेम्प्ट था। मैं बेसिकली कानपुर से बिलोंग करता हूँ, मगर अभी दिल्ली रह रहा हूँ पढ़ाई करने के। तो भाई आपका कैसा गया इस बार प्री? क्योंकि प्री को लेके देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर बच्चे बहुत कुछ लिख रहे हैं, लेंथी बता रहे हैं पेपर को, टाइम कंज्यूमिंग बताया जा रहा है, कठिन बताया जा रहा है, लीक से हटकर बताया जा रहा है। आपका एक्सपीरियंस कैसा था? देखिए, जब पहली बार आप पेपर देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये पेपर और पेपरों से बहुत अलग है। जितना पुराना प्रीवियस PYQs हमने सॉल्व किए, पुराने पेपर सॉल्व किए, ये उनसे एकदम अलग था। तो वो जो एक इंस्टेंट शॉक लगा वो तो था ही। फिर जो लेंदीनेस है इस पेपर की, उसमें जो और ऐड करता है वो है वेगनेस। मतलब आप एक एक पन्ने के क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं और फिर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि इसका आंसर एक्चुअली में क्या है, तो वो आपके सारे कॉन्फिडेंस को, सारे प्रिपरेशन को ऊपर से नीचे बदल देता है, जिसमें लक बहुत बड़ा फैक्टर फिर आने लगता है। इस वेगनेस ने इस क्वेश्चन पेपर को बहुत हार्ड बनाया। और फिर उसके ऊपर CSAT, मतलब CSAT ने इसको एकदम अलग लेवल पे कर दिया है। मैं एक बीटेक बैकग्राउंड का छात्र हूँ, मैंने IIT की प्रिपरेशन की है, बट जिस लेवल का CSAT ये मांग रहे हैं, मुझे नहीं लगता बहुत IIT लेवल के लड़के इसको नहीं सॉल्व कर पाए होंगे। आप स्क्रीनिंग टेस्ट कर रहे हैं या आप एलिमिनेशन टेस्ट कर रहे हैं। एलिमिनेशन आपके पास मेंस है और ये है, मगर ये वेगनेस को बढ़ाते हुए जो हो रहा है इस पेपर में, मुझे लगता है ये बच्चों के साथ, उनकी ज़िंदगी के साथ खेलना खिलवाड़ के जैसा एकदम। और हिंदी भाषी बच्चों से हमने बात की, उनका सीधा आरोप था कि हिंदी को लेकर बहुत टफ था पेपर, भाषा शैली को लेकर बड़ा टफ था,
और साथ ही जो जनरल स्टडी के क्वेश्चंस को लेकर विद्यार्थियों ने बहुत बोला कि बहुत कंसेप्ट से बाहर थे, जिसे अनलिमिटेड बोलते हैं, उतनी नॉलेज चाहिए कि आपको पता हो। जैसे एक आज कई बच्चे बोल रहे थे कि सारा पेपर पीआईबी से आया था। मैं आज ही देख रहा था कि पीआईबी ने आज में कम से कम 40 से 45 प्रेस रिलीजेस कर दी हैं। तो अगर हर दिन 40 से 45 प्रेस रिलीजेस आप बोलें कि ये सिलेबस है आपका, तो ये वेगनेस है, ये अंडर द स्काई नहीं है, ये आउट ऑफ द यूनिवर्स वाली बात है कि आप क्या टेस्ट क्या करना चाह रहे हैं। अगर आप, मैं मान सकता हूँ सीडीएस वाले पेपर में आप पूछ रहे हैं कि कौन से कॉर्प्स, मगर यूपीएससी में आप पूछ रहे हैं कॉर्प, ये कॉर्प कहाँ पे है, ये पीस मिशन कितने साल से कितने साल तक हुआ। ये क्वेश्चन सेट करना नहीं हुआ, ये एक तरीके से बस ये हुआ कि लेजीनेस है एग्जामिनर की एग्जाम क्वेश्चन को सेट करने के। उसमें गर्मियाँ भी बहुत हैं, कहीं ना कहीं देखा कि गर्मी भी इस समय बहुत मुश्किल बनी हुई है विद्यार्थियों के लिए, और वैसे भी प्री को देखकर, पी के पेपर को देखकर बच्चे भी इस समय बहुत गर्म हैं। पर आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा, मेरिट कितने तक लगाते हैं जाएगी जिस हिसाब से पेपर टफ था? देखिए, मेरिट का लगाना ये तो पिछली बार भी बहुत सारे लोग लगा रहे थे कि बोल रहे थे 82 85 आएगा, मगर ऊपर चली गई। मगर ये पेपर उन सारे पेपर से एकदम अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी मेरिट 80 तक जानी चाहिए, मगर अगर इससे नीचे जाती है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, इसमें कोई सरप्राइज़ नहीं होगा, क्योंकि एग्ज़ाम नॉलेज से ज़्यादा लक बेस्ड हो रहा है। किसी बच्चे का लक चल गया, ज़्यादा आ गए, किसी बच्चे का कम लक हुआ जबकि वो ज़्यादा डिज़र्विंग है, उसके कम आए। तो एग्ज़ाम पैटर्न को लेके, कट ऑफ को लेके एक पर्टिकुलर रेंज में अगर बात करी जाए तो मुझे लगता है 75 से 80 तक रहना चाहिए, लेकिन उससे नीचे जाएगा तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।